हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। हम इसका ख भाग कर रहे हैं जो कि है कार्य, कार्यकर्ता और कार्यस्थल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कार्य की यानी कि वर्क की, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्यकर्ता की यानी कि वर्कर की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। कार्यकर्ता यानी कि वर्कर, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वो व्यक्ति होता है जो उत्पाद के परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी विशिष्ट काम या गतिविधि को निष्पादित करता है। यानी एक प्रोडक्टिव आउटकम के लिए किसी भी काम को करना या कंप्लीट करना, है ना, वो जो कार्य करता है उसी को हम कहते हैं वर्कर यानी कार्यकर्ता। अब हम अगर एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो अगर आप अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे हो, लेसन को लर्न कर रहे हो, तो आप वर्कर हो और आपका कार्य क्या है? स्कूल का काम, है ना। और अगर हम एक हाउसवाइफ की बात कर रहे हैं, गृहिणी की बात कर रहे हैं, तो घर की जो साफ सफाई करना है, तो यहाँ पे जो विद्यार्थी है और जो गृहिणी है, ये किसके उदाहरण है? कार्यकर्ता के यानी कि वर्कर के। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कार्य में निम्नलिखित पहलू निहित होते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसमें हम 4 एस्पेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें से पहले नंबर पे है फिजिकल, सेकंड नंबर पे है संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, थर्ड नंबर पे है रुचि यानी कि अफेक्टिव, और फोर्थ नंबर पे है काल सूचक यानी कि टेम्परल। इनकी हम एक एक करके डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शारीरिक पहलू की यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट। यह कार्यकर्ता के शरीर से संबंधित होता है, यानी कि जो काम करने वाला व्यक्ति है ये उसके स्वास्थ्य से, उसके शरीर से संबंधित है। इसमें मानव ऊर्जा यानी कि एनर्जी, शारीरिक गतिविधि यानी कि फिजिकल एक्टिविटी और वृद्धि यानी कि ग्रोथ शामिल होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऊर्जा की यानी एनर्जी की। इसे हमने बहुत अच्छे से डिटेल में किया था बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने हमारा लेसन किया था मानव संसाधन, है ना, रिसोर्सेज की जब हमने बात की थी उस वक्त हमने इसे अच्छे से किया था। इसे हम एक बार और देख लेते हैं। हम सभी को जीने और काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हम जी रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। कोई भी कार्य बिना एनर्जी के, बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं उस वक्त भी हमें ऊर्जा की, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आती है? कहाँ से हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं? तो जो भोजन हम खाते हैं, जो आहार हम ग्रहण करते हैं, उससे हमें ये एनर्जी मिलती है। इसकी हम डिटेल में हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में बात कर चुके हैं। आहार ऊर्जा की आवश्यकताएं अनेक कारकों पर निर्भर करती है, यानी कि किस व्यक्ति को कितनी ऊर्जा चाहिए ये अलग अलग पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। कैसे? देखिए, एक महिला और पुरुष में अंतर होता है ना। महिला और पुरुष की एनर्जी की जो आवश्यकता है, उनकी जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो अलग अलग होती है। ये एक आयु पर भी निर्भर करता है। बच्चे को अलग एनर्जी चाहिए, वयस्क को अलग एनर्जी चाहिए, एक वृद्ध को है उसकी एनर्जी की आवश्यकता अलग अलग होती है। शरीर का जो प्रकार है यानी हमारे जो शरीर की संरचना है उसमें भी ऊर्जा अलग अलग चाहिए होती है। कार्य का प्रकार यानी कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो किस प्रकार का है। बहुत सारे कार्य होते हैं, कई कार्य ऐसे होते हैं जिनमें हमें शारीरिक श्रम बहुत अधिक करना पड़ता है, कई कार्य ऐसे होते हैं जिनमें हमें मानसिक श्रम बहुत अधिक करना पड़ता है। तो कार्य के प्रकार पर भी ऊर्जा की आवश्यकता निर्भर करती है, और कार्य की अवधि यानी कि ड्यूरेशन, कितने समय के लिए कार्य किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। शारीरिक गतिविधि यानी कि फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा कोई काम करने के लिए अपेक्षित ऊर्जा की मात्रा, गतिविधि के प्रकार, कार्य की तीव्रता और अवधि व्यक्ति की आयु और लिंग पर निर्भर करती है। देखिए, अभी अभी हमने बात की थी कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, हम नहीं जी सकते, ना ही सो सकते हैं, सांस ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते एनर्जी के लिए, है ना, एनर्जी के बिना। तो कोई भी व्यक्ति जब
जब कोई काम कर रहा है तो जो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, उस एक्टिविटी पे जो हम कर रहे हैं कि एक्टिविटी किस टाइप की है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितनी लंबी है यानी उसकी अवधि कितनी है, एक्टिविटी छोटी है बड़ी है, उसको कार्य करने में समय कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, और कार्यकर्ता की एज क्या है यानी उस एक्टिविटी को करने वाले पर्सन की आयु क्या है, वो एक छोटा बच्चा है, वो यंग है, अडल्ट है या वो ओल्ड एज में है, इस पर भी निर्भर करता है। और लिंग यानी कि पुरुष है या महिला है, इन सब कार्यों पर इस चीज़ की निर्भरता होती है। काम में जितनी ज़्यादा पेशियों का प्रयोग होगा, कार्य की अवधि जितनी ज़्यादा लंबी होगी, उतनी ही अधिक ऊर्जा की मांग होगी और ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखिए बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिनमें हमारे शरीर की कुछ मांसपेशियों का ही प्रयोग होता है, बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अधिक मांसपेशियों का प्रयोग होता है। अगर हम एक बात करें एक मजदूर की, तो उसे अपने शारीरिक श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, अधिक मांसपेशियों का प्रयोग होता है। हम बात करें एक स्टूडेंट की, तो उसे पढ़ते हुए शारीरिक श्रम की अधिक आवश्यकता नहीं होती, वो केवल मानसिक श्रम करता है। हम एक बात करें गृहिणी की, तो उसका श्रम अलग होता है। तो कार्य करने की अवधि यानी कि ड्यूरेशन जितनी अधिक होगी, लंबी होगी, उतना ही अधिक हमें एनर्जी चाहिए होगी, ऊर्जा की जो मांग है, ऊर्जा की आवश्यकता है, वो भी अधिक होगी। दी गई सारणी में विभिन्न सामान्य कार्य निष्पादित करने के लिए अपेक्षित ऊर्जा दिखाई गई है, जिसमें से हम अधिकांश कार्य करते हैं। बच्चों अब मैं आपको एक सारणी दिखा रही हूँ, उसमें आपको पता चलेगा कि एनर्जी हमें कितनी चाहिए होती है किसी अलग अलग कार्य को करने के लिए। ये टेबल आपकी बुक में भी दी हुई है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसी कार्य को करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये देखिए हमने पुरुष और महिला की एनर्जी अलग अलग यहाँ पर लिखी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था लिंग यानी कि पुरुष है या महिला है, उसमें भी एनर्जी की मांग है, एनर्जी की आवश्यकता अलग अलग होती है। देखिए और शरीर की संरचना की भी हमने बात की थी, तो ये जो एनर्जी है वो पर केजी भार के लिए है। हम एनर्जी को किस में नापते हैं? किलो कैलोरी में, है ना। ऊर्जा की जो माप होती है वो किलो कैलोरी में होती है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि किसी कार्य को करने के लिए पर केजी वेट के हिसाब से कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सोना। देखिए ये गोल्ड वाला सोना नहीं है, ये स्लीपिंग वाला सोना है, यानी जब हम सोते हैं तब भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा श्वसन तंत्र कार्य कर रहा होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि पाचन तंत्र वो अपना कार्य कर रहा होता है, हमारा हृदय यानी हमारा हार्ट अपना काम कर रहा होता है, और भी शरीर के बहुत सारे अंग कार्य कर रहे होते हैं। इसलिए हमें सोते समय भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जब हम सो रहे हैं तो ये पुरुष की एनर्जी है और ये महिला की है, और ये एनर्जी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से है, यानी प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से है। हम जब लेटे हुए हैं यानी जब हम सो रहे हैं और लेटे हुए हैं, इनमें फ़र्क है। जब हम सो रहे हैं तो हम नींद में होते हैं, लेकिन जब हम लेटे हुए हैं तो हम हो सकता है केवल हमारी आंखें बंद हो या आंखें नहीं भी बंद हो, हम केवल आराम कर रहे हैं, है ना। उसके लिए हमें अलग एनर्जी चाहिए। शांत बैठना, हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से शांत बैठे हैं, उस वक्त भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि महिला और पुरुष दोनों में सेम होती है। ये देखिए यहाँ तक बच्चों आपको याद करना, लर्न करना बहुत इजी होगा, क्योंकि यहाँ तक दोनों की जो आवश्यकता है वो बिल्कुल सेम है, फिर चाहे वो पुरुष है या महिला है। अब हम बात करें कि हम खड़े हैं, तो यहाँ पे पुरुषों को थोड़ी सी कम एनर्जी चाहिए, महिला को अपेक्षाकृत थोड़ी सी अधिक चाहिए। उसके बाद है कपड़े पहनना, हमें कपड़े पहनने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। साड़ी पहनने के लिए, लहंगा पहनने के लिए या सूट पहनने के लिए, जीन्स पहनने के लिए अलग अलग एनर्जी की आवश्यकता होती है। और पुरुष अधिकतर जीन्स पैंट या शर्ट, कुर्ता पजामा ही पहनते हैं, तो उनकी एनर्जी
लगभग सेम ही होती है। उसके बाद है बाल बनाना। देखिए इसमें महिलाओं को अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि महिलाओं के बाल अपेक्षाकृत लंबे होते हैं। हम कभी चोटी बना रहे हैं, जूड़ा बना रहे हैं, पोनी बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। और पुरुषों को एनर्जी की आवश्यकता ना के बराबर होती है बाल बनाने के लिए, क्योंकि अधिकतर पुरुषों के बाल जो होते हैं वो छोटे होते हैं। लेकिन अपवाद भी होता है, कई पुरुषों के बाल बड़े भी होते हैं, तो उन्हें एनर्जी की आवश्यकता अधिक होती है। खाना और पीना, इसमें पुरुषों को कम एनर्जी चाहिए और महिलाओं को अधिक एनर्जी चाहिए। उसके बाद है धीरे धीरे चलना। जब हम ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं उसमें भी पुरुषों को कम एनर्जी चाहिए और महिलाओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम बात कर रहे हैं घरेलू कामों की, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जो घर के कामों से रिलेटेड है, जैसे झाड़ू पोछा, है ना, कपड़े धोना, कपड़ों को इस्त्री करना, खाना पकाना, पानी भरना और मसाले पीसना। अधिकतर ये कार्य हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, इसलिए हमने केवल इसमें महिलाओं की एनर्जी के बारे में लिखा है। बच्चों ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं वृद्धि की, यानी ग्रोथ की। हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में बात की थी कि वृद्धि और विकास अलग अलग होते हैं। तो वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक होती है और हर अवस्था में जो एनर्जी है वो अलग अलग चाहिए होती है। इसलिए जीवन की जिस अवस्था में वृद्धि तीव्र गति से होती है उस अवस्था में ऊर्जा की ज़रूरत भी अधिक हो जाती है। बच्चों जल्दी से मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं जब वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। बिल्कुल सही, एक शिशु जो होता है, एक बच्चा जो होता है और एक जो टीनेजर होता है, उस समय हमारी जो वृद्धि है वो बहुत तेज़ी से होती है। इसलिए शिशुओं को, बच्चों को और किशोरों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो टाइम है वो उनकी ग्रोथ का होता है। ये बात थी फिजिकल एस्पेक्ट की, यानी कि शारीरिक पहलू की। अब हम देख लेते हैं इसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट, यानी कि संज्ञानात्मक। देखिए संज्ञानात्मक या मानसिक पहलू, यानी इसका मेंटल एस्पेक्ट, इसमें कार्यकर्ता की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं शामिल होती है, यानी कि साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ जो हमारे मन से, मस्तिष्क से, दिमाग से जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि अभिवृत्तियां, कुशलताएं और ज्ञान। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें योग्यता और अभिरुचि की ज़रूरत होती है। देखिए हम सभी सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से नहीं कर सकते अगर हमें उनके बारे में ज्ञान नहीं है, हम उसमें कुशल नहीं हैं। तो किसी कार्य का अगर हमें अच्छे से ज्ञान है, हमें उसमें कुशलता है, तो हम उस कार्य को दक्षता से कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं और जल्दी कर लेते हैं। हमें विषय संबंधी ज्ञान प्राप्त करने, औपचारिक प्रशिक्षण लेने और बार बार अभ्यास द्वारा कौशल को विकसित करने की आवश्यकता होती है। कहने का आशय ये है कि अगर हम किसी काम में परफेक्ट होना चाहते हैं, उसमें कुशलता लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमें उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, हमें उस काम की नॉलेज होनी चाहिए, हमें उसमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और औपचारिक ट्रेनिंग, यानी कि हमें उसमें ट्रेनिंग भी लेने की आवश्यकता होती है और बार बार अभ्यास करने की, यानी रिहर्सल करने की ज़रूरत होती है। हम किसी काम को बार बार कर रहे हैं, उसकी नॉलेज भी हमने ले ली, हमने उसकी एक औपचारिक जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, वो भी ले ली, तो हम उस कार्य में आसानी से कुशलता को विकसित कर सकते हैं। और निष्पादन अभिवृत्ति को सुधारने के लिए इच्छा की ज़रूरत होती है, यानी कि किसी भी काम को कंप्लीट करना है हमें अगर अच्छे से, तो सबसे पहले ये ज़रूरत है कि हमारा उस काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, तभी हम उसका नॉलेज ले सकेंगे, ट्रेनिंग ले सकेंगे और उस काम को अच्छे से हम कर पाएंगे। एक सकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति, यानी कि अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, हम उसको एक छोटे से एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक लड़की है जो कि है शोभा, लड़की का नाम है शोभा, जो कि प्रतिभावान है, टैलेंटेड है और यंग है। उसमें सृजनशील कल्पना और ड्राइंग की कुशलता है। अब उसने क्या सोचा कि मैं एक
एक कलाकार बन जाती हूँ, क्योंकि मेरी जो इमेजिनेशन पावर है वो काफ़ी अच्छी है ना, और मेरे अंदर क्रिएटिविटी भी है और मैं ड्राइंग भी अच्छे से कर लेती हूँ, तो क्यों ना मैं एक कलाकार बन जाऊँ। अब उसने एक पाठ्यक्रम में, एक सिलेबस में, है ना, अपना दाखिला करवाया है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, अपना नामांकन करवाया और उसने अपने कौशलों को सुधारा। यानी अब वो अपनी स्किल्स को सुधार रही है। कौन सी स्किल्स को? ड्राइंग की स्किल्स को। और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसने अपेक्षित ज्ञान प्राप्त किया। उसका लक्ष्य क्या है? एक अच्छा कलाकार बनना। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो ज्ञान, जो नॉलेज चाहिए उसको उसने प्राप्त किया है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, उसका इसमें इंटरेस्ट भी है। अपने प्रयासों से, यानी अब वो कार्य की रिहर्सल कर रही है, बार बार ट्राई कर रही है, बार बार अभ्यास कर रही है, कठोर परिश्रम से, यानी वो हार्डवर्क कर रही है, और उपलब्ध संसाधनों से, यानी जो रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं, उसका टाइम, उसकी एनर्जी, उसकी मनी, उसका नॉलेज, इन सब का उपयोग करके वो कला की एक सफल अध्यापिका बनने के लिए उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब वो कला की एक सक्सेसफुल टीचर बन गई है, वो एक सक्सेसफुल आर्ट टीचर बन गई है। कैसे? ज्ञान प्राप्त करके, ट्रेनिंग से, अपने इंटरेस्ट से, अपने हार्डवर्क से और अपने बार बार किए जाने वाले प्रयासों से। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका? एक पॉजिटिव माइंडसेट का, एक सकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति का। यानी कि अगर हमारी मानसिक प्रवृत्ति सकारात्मक है तो हम किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेते हैं और काम को आसानी से कर लेते हैं, जिसे हमने शोभा के उदाहरण से समझा। अब हम बात कर लेते हैं रुचि की। इसमें कार्य के प्रति कार्यकर्ता की रुचियाँ, अरुचियाँ और प्राथमिकताएं शामिल होती हैं, जो गतिविधि के बारे में कार्यकर्ता की निजी भावनाओं से संबंधित होती हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में योगदान करती हैं। देखिए, हमारी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो लक्ष्यों की प्राप्ति में, उस डायरेक्शन में अपना योगदान देती हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें हमेशा हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें लगता है टाइम मिला तो कर लेंगे, नहीं तो रहने देंगे, तो इसका बहुत अधिक फ़र्क पड़ता है। जैसे कुछ लोगों के मॉर्निंग रूटीन में न्यूज़पेपर सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि हम चाहे लेट उठें या जल्दी उठें, या हम थके हुए हैं या हम बीमार हैं, कुछ भी है, हम न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। तो वो उनकी प्राथमिकता में, यानी कि उनकी प्रायोरिटी में शामिल होता है, तो उस काम को वो बहुत जल्दी कर लेते हैं और अच्छे से कर लेते हैं और कभी स्किप नहीं करते हैं, है ना। यानी उनका उसमें इंटरेस्ट होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमारी अरुचि होती है, हमारा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, तो हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। यानी कि काम के प्रति जो असंतोष है, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो उससे थकान की भावना आती है, और अगर संतोष है तो उल्टा होता है, थकान की बजाय हम एनर्जी फील करते हैं और जो कार्य है वो भी दक्षता से हो जाता है। इसलिए बच्चों, जब भी कोई वर्कर है, कोशिश की जाती है कि उसकी जो कार्य की ड्यूरेशन है वो बहुत अधिक लंबी ना हो, उसे बीच बीच में टी ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक भी दिया जाए, ताकि उसका जो काम में मन लगा रहे, इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि ये जो टाइम इंटरवल होता है, समय का जो अंतराल होता है, ये वर्क की कुशलता को बहुत अधिक प्रभावित करता है, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, यानी कि काल सूचक, टेम्परल, दैट इज रिलेटेड टू टाइम। यह समय के प्रबंधन से संबंधित है, यानी कि टाइम का मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट हमारा एक चैप्टर है जिसे हम और डिटेल में समझेंगे। यहाँ एक बार हम इसकी शॉर्ट में बात कर लेते हैं। कई बार किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय में निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों की संख्या बहुत अधिक होती है, यानी एक ही व्यक्ति को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और उसके पास टाइम लिमिटेड ही होता है। देखिए, टाइम तो सबके पास ही 24 घंटे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास 25 हैं, 26 हैं, मेरे पास 24 हैं, किसी के पास 20 हैं या किसी के पास 30 हैं। टाइम हमारा बिल्कुल फिक्स होता है, दैट इज़ 24 आवर्स। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी टाइम में बहुत अधिक कार्य करते हैं और कुछ लोग इसी टाइम में कम कार्य करते हैं। एक जो वर्किंग वुमेन है वो बाहर भी कार्य करती है, घर पे भी कार्य करती है, किचन में भी, बच्चों को भी संभाल रही है, तो उसके पास भी टाइम तो लिमिटेड है 24 आवर्स, लेकिन
उसके द्वारा जो की जाने वाली एक्टिविटीज़ है, जो गतिविधियां हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो टाइम का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से करे। अगर उसका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो ना ही वो बाहर अपने काम को अच्छे से कर पाएगी, ना ही घर पे अच्छे से कर पाएगी, ना ही किचन को अच्छे से समय दे पाएगी, और ना ही अपने बच्चे को, और ना ही खुद को, अगर उसका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। तो इस प्रकार कार्यकर्ता के इन संगठकों की समझ इस तथ्य की सूचक है कि हर कार्यकर्ता दूसरे से भिन्न होता है। देखिए, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हर व्यक्ति की सोच, समझ, उसकी रुचि, उसका संतोष, उसकी भावनाएं अलग अलग होती है। इसलिए हर व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। उसकी शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है। इसलिए हर व्यक्ति का कार्य अलग अलग होता है, उसमें प्रयुक्त ऊर्जा अलग अलग होती है, उसमें लगने वाला समय भी अलग अलग होता है। शायद उपकरणों और कार्यस्थलों के डिज़ाइन को शरीर के कार्य को संपादित करने वाले विभिन्न अंगों के अनुसार होना चाहिए। यानी जिन इंस्ट्रूमेंट्स का हम उपयोग कर रहे हैं, जो हमारा वर्क प्लेस है, वहाँ का जो डिज़ाइन है वो हमारे शरीर के हिसाब से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक सीजर्स है यानी कि कैंची, इसका हम उदाहरण ले लेते हैं कि ऐसे जो औजार हैं इनका डिज़ाइन इस प्रकार होना चाहिए कि अगर कोई लेफ्टी है यानी बाएं हाथ से काम कर रहा है तो उसके लिए भी इजी हो, और अगर कोई दाएं हाथ से काम कर रहा है तो उसके लिए भी इजी हो, ताकि काम को आसानी से किया जा सके और अधिक औजारों और अधिक उपकरणों की आवश्यकता ना पड़े। अगर कोई हैंडीकैप है तो उसका जो वर्क प्लेस है वहाँ का डिज़ाइन उसके हिसाब से होना चाहिए। उपकरण ऐसे बनाने चाहिए कि वे सभी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुकूल हो। देखिए, सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी है, यानी कि सुरक्षा पहली प्राथमिकता है किसी भी कार्यस्थल की या किसी भी कार्यकर्ता की। तो वहाँ जो भी उपकरण हैं कार्यस्थल पर वो ऐसे होने चाहिए जिससे हमारी सुरक्षा है वो आवश्यकता की पूर्ति हो। अब हम कर लेते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और आपकी रूटीन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कौन सी हमारी एक्टिविटी। आपको क्या करना है, ये जो टाइटल्स हैं इसके अंतर्गत अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है। सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी कि शारीरिक क्रियाविधियाँ जिसमें आपको लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, आपको उनकी लिस्ट बनानी है। उसके बाद एक्टिविटीज़ ऐसी जिनमें आपको लगता है आपको फिजिकल वर्क तो ज़्यादा नहीं करना पड़ता, आपको फिजिकल एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन उसमें मानसिक कार्य और आपको स्किल्स की यानी कौशल की ज़रूरत पड़ती है। आपको उन एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट बनानी है और आपको लिस्ट बनानी है ऐसी एक्टिविटीज़ की जिन्हें आप बहुत अधिक पसंद करते हो और कुछ एक्टिविटीज़ जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। और फोर्थ लिस्ट आपको एक ऐसी बनानी है जिसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है आपकी आज की एक्टिविटी। आज के वीडियो में हमने बात की कार्यकर्ता की यानी वर्कर की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।